हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल साइकोलॉजी की। ठीक है, यहाँ पे हम 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे और उनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना सब्जेक्ट कोड यहाँ पर डालेंगे, आपको सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ये देखिए। और अगर आप इनको कवर कर लेते तो आपका 90 प्लस स्कोर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस का सारा पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर रखा है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 9580023321। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा स्टेजेस ऑफ परसेप्शन एंड एक्सप्लेन वेरियस लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वेरियस थियरीज रिलेटेड टू मोटिवेशंस। ओके, एंड देन we will talk about human development, discuss the major issues in the study of human development and describe the various periods of development. And lastly, we will talk about various theories of learning. ठीक है, देखिए परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन का मतलब सिंपल होता है कि आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, और मेरे सामने 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, इसको हर 4 लोग जो है वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे। ये अपने तरीके से इस बात को समझेगा, दूसरा अपने तरीके से समझेगा। इस तरीके से जो सब लोग हैं उनके अलग अलग परसेप्शन होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अब ये एक प्रोसेस है बाय विच वी इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन वी रिसीव थ्रू आवर सेंसेस। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट सीइंग और हियरिंग, बट मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट वी एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 3 स्टेजेस होते हैं परसेप्शन के। पहला हमारा होता है सेंसेशन, दूसरा रहेगा अटेंशन और तीसरा रहेगा इंटरप्रिटेशन। होता है क्या है, जैसे कि दिस इज अ ह्यूमन बीइंग और मैंने इसको एक पिक्चर दिखाई, ठीक है, एक तस्वीर दिखाई। अब ये जब ये पिक्चर देखेगा तो सबसे पहला जो स्टेज क्या रहेगा कि ये इस पिक्चर को अपनी आंखों से देखेगा। आंखें और हमारी जो नोज है, ईयर्स है, टंग, स्किन, ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये अपने अराउंड जो है, सराउंडिंग से जो स्टिमुलाई होते हैं उसको रिसीव करते हैं। अभी ये पिक्चर जब देखेगा तो अपनी आंखों से देखेगा। ठीक है, तो ये होती है सेंसेशन, ये फर्स्ट स्टेज है। फिर अटेंशन में क्या रहेगा, अभी जैसे इसकी सराउंडिंग में पिक्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, उन चीज़ों को इग्नोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्लासरूम में है तो इसके आसपास स्टूडेंट्स रहेंगे, टीचर रहेगा, या फिर कॉरिडोर में आवाज़ आ रही होंगी, तो इन सबको निगलेक्ट करके ये पिक्चर को देखेगा ध्यान से। इसको बोलते हैं अटेंशन। और इंटरप्रिटेशन क्या रहता है, अब इस पिक्चर में मान के चलिए काऊ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे काऊ की तस्वीर इसको दिखाई है। अब ये इस जो काऊ है तस्वीर को इंटरप्रेट करेगा, समझने की कोशिश करेगा, इसकी क्रिएचर को देखेगा और समझेगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि ये काऊ है। ठीक है, ये जो एनिमल मुझे दिखाया जा रहा है ये काऊ है। तो इस स्टेज को हम बोल देते हैं इंटरप्रिटेशन या फिर अंडरस्टैंड करना उस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए वही लिखा हुआ यहाँ पे कि पहला हमारा था सेंसेशन। ठीक है, कि आवर सेंस ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, और इस स्टेज में क्या होता है, ओनली इन्वॉल्व द डिटेक्टिंग फिजिकल एनर्जी एंड डज नॉट इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारी आगे के स्टेजेस में होगी। अटेंशन में हमने देखा कि वी कैन नॉट पे अटेंशन टू ऑल ऑफ देम, जितनी भी स्टिमुलाई हम सब पे अटेंशन नहीं कर सकते, तो हम किसी एक स्टिमुलाई पे फोकस करते हैं अटेंशन में। और इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। फाइनल स्टेज वेयर द ब्रेन गिव्स मीनिंग टू द इन्फॉर्मेशन रिसीव, जो ये इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव करी उसको हम मतलब देने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। किसके थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, नॉलेज के थ्रू और एक्सपेक्टेशंस के थ्रू। मतलब एक्सपीरियंस इन सेंस कि जब मैंने आपको काऊ की तस्वीर दिखाई तो आपने पहले भी कुछ उसके बारे में सुना होगा, देखा होगा उसको, है ना, तब आप जाके ये अंडरस्टैंडिंग बना पाए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या गेस्टार्ट लॉ की। देखिए गेस्टार्ट लॉ क्या बताता है कि हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, हमारा ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन इसको मिलती है, इस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, किस तरीके से एक पैटर्न बना के हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो चलिए अब इसमें हमको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो पहला रहेगा हमारा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इसमें हमें बताया है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास में रहते हैं, दैट आर क्लोज टू ईच अदर आर परसीव्ड एज ग्रुप। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि देखिए जैसे बहुत सारे डॉट बना दूं मैं, ठीक है, और इनको एक दूसरे के पास रख दूं तो हमको ये क्या दिखेगा, ग्रुप की तरह दिखेगा, क्लस्टर की तरह दिखेगा। ठीक है, तो हम इसको एक कैटेगरी या एक ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी।
लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कलर में सेम सेम है या फिर साइज में सेम है, शेप में सेम है, हम उनको एक अलग कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, जो पास पास में है, जो कि क्लोज, जो कि एक दूसरे के पास में है, हम उनको एक कैटेगरी में रख देते थे। और जो सिमिलैरिटी में क्या होगा कि जो शेप, कलर, साइज उसमें सिमिलर है तो हम उनको एक कैटेगरी में रख देंगे। अब जैसे रेड बॉल अमंग ब्लू बॉल्स विल बी सीन एज वन ग्रुप, तो अगर हमें रेड बॉल और ब्लू बॉल दिखाई जाए तो हम कैटेगराइज कर लेंगे कि हाँ ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। फिर लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें क्या होता है कि दिस लॉ सेज दैट वी प्रेफर टू सी स्मूथ एंड कंटिन्यूअस पैटर्न। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी ये कर्व लाइन बना दूं, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत इंटरप्रेट कर पाओगे कि हाँ ये वेव्स हैं या कुछ और है, थोड़ा आपका जो ब्रेन है वो पैटर्न बना पा रहा है। बट अगर मैं इसी लाइन को इस तरीके से कर दूं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंट लगेगा। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। जो हमारा ब्रेन है वो इस पैटर्न को ज़्यादा रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। फिर आते हैं लॉ ऑफ क्लोजर। Our brain tends to fill in missing part of figure to make it complete. For example, जब भी हम ड्राइंग्स देखते हैं तो छोटे बच्चे ने अगर आपको मान के चलो ये कुछ ऐसा शेप बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे 4 पैर लगा दिए और एक टेल बना दी, ये मेरा फिगर बेकार है। बट अगर ऐसी कोई चीज़ आपको दिखती है तो आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि मे बी दिस, ये कुत्ता हो सकता है या मे बी काऊ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये है कि कुत्ते गाय के 4 पैर होते हैं तो इसके भी हैं। तो आप थोड़ा बहुत सेंस बना सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कि मिसिंग पार्ट ऑफ अ फिगर, मतलब कि ये मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर ये मैंने आपको ऐसा ऐसा कुछ बना दिया तो आप सर्कल समझ लोगे कि ये है, तो आप उसको थोड़ा फुल कर देते हो। मतलब अब जो गैप है, ठीक है, इसका जो गैप है कि मैंने अच्छे से नहीं बना पाया, तो जो ब्रेन है वो आपका इस गैप को फिल कर देता है, समझ जाता है कि हाँ ये क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। देखिए, दिस लॉ एक्सप्लेन्स हाउ वी सेपरेट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड। सिंपली ये मतलब होता है इसका एग्जांपल के थ्रू कि जब आप कोई बुक रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप बुक का ऐसा पैटर्न रहता है, बैकग्राउंड में आपका पेज रहता है और यहाँ पे आपके वर्डिंग्स लिखे रहते हैं, तो आप आसानी से सेपरेट कर लेते हो कि हाँ ये बैकग्राउंड अलग है और इस पे जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं इनसे मुझे मतलब है, ठीक है, तो आप सेपरेट कर लेते हो उसको। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। फिर हम आते हैं लॉ ऑफ प्रेगनेंस, विच इज सिंप्लिसिटी। इसमें क्या होता है कि दैट वी टेंड टू परसीव ऑब्जेक्ट इन द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे पॉसिबल। ये तो बहुत आप समझ सकते हो कि हम लोग जितना ज़्यादा हमको स्मूथ और क्लियरली पैटर्न वे में लोग समझाने की कोशिश करते हैं वही होता है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी चीज़ें हैं तो आपका ब्रेन इतना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं इतने सारे, हर पार्ट में क्या है, इतने आर्टिकल हैं, डिवाइडेड कर देते हैं हम कि सेंटर स्टेट की ड्यूटी इस आर्टिकल में है। तो ये क्या हो गया, पूरा पैटर्न वे में हमने अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करी और ये जल्दी हमारे दिमाग समझ लेता है, रादर देन कि हम बस एक लाइन वाइज पढ़ते रहे, ठीक है। तो कंक्लूजन निकल के इतना ही आता है कि देखिए परसेप्शन एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारी जो सराउंडिंग होती है ना, हम बेहतर समझ पाते हैं अगर हमारे पास परसेप्शन है। द स्टेजेस ऑफ परसेप्शन जो हमने अभी पढ़े, ये हमें बताते हैं कि हम किस तरीके से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करते हैं, किस तरीके से समझते हैं उस चीज़ को, है ना। और जो लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, ये हमको ये बताता है कि जो हमारा ब्रेन है वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को अरेंज करता है, ठीक है, मीनिंगफुल चीज़ों में। टुगेदर दे हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड इजिली। और इसी तरीके से हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं जो दुनिया में चल रही है इतनी सारी, ठीक है। अब चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज डिस्क्राइब वेरियस थियरीज ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। देखिए, मोटिवेशन का यहाँ सिंपल मतलब ये होता है कि रीज़न वाई पीपल एक्ट और बिहेव इन अ सर्टेन वे, कि जो लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन वेरियस थियरीज टू एक्सप्लेन दैट व्हाट मोटिवेट पीपल। वही चीज़ है कि अलग अलग थियरीज हम अभी पढ़ेंगे। तो पहली थियरी है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, दिस थियरी वाज गिवन बाय अब्राहम मास्लो ने दी थी इसको, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया कि ह्यूमन नीड्स जो है वो एक पिरामिड शेप में अरेंज्ड है, जैसे कि ये पिरामिड है, ठीक है। अब सबसे जो बेसिक नीड्स होती है वो हमारी सबसे नीचे वाले लेवल पे आएंगी। यहाँ पे हमारी जो बेसिक नीड्स है वो आएंगी, जैसे खाना, पानी, शेल्टर, ठीक है। उसके बाद में जो होगा वो आएगी सेफ्टी नीड्स, ठीक है। सेफ्टी नीड्स में क्या होगा, जैसे हमारी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ठीक है, हम अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। फिर आती है सोशल नीड्स, जिसमें हमारे फैमिली, लव, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर क्या होगा, हमारा स्टीम नीड, इसमें रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जो हमारा ऊपर सबसे टॉप टॉप पे रहेगा वो होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, अपनी जो पोटेंशियल है उसको अचीव करना, ठीक है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, ठीक है। ये टॉप लेवल पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पहले हम लोग अपना बेस लेवल की नीड्स को पूरा करते हैं और फिर हम ऊपर वाले पे जाते हैं, फिर ऊपर इस तरीके से हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं। यही चीज़ बोले मास्लो ने कि फर्स्ट पीपल फर्स्ट ट्राई टू सेटिस्फाई लोअर लेवल, की सबसे पहले अपना खाने पीने का जो सेटिस्फेक्शन है वो करते हैं, फिर अपनी सिक्योरिटी, अपनी जान, ठीक है, और प्रोटेक्शन की, सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, फिर अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मास्लो ने ये सारी चीज़ें बताई हैं। फिर हम बात करते हैं हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थियरी। देखिए इसमें ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये मोटिवेशन को दो फैक्टर्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। पहला होता है हाइजीन फैक्टर, दूसरा रहता है मोटिवेटर्स। अब इसमें जो मोटिवेटर फैक्टर्स हैं ये वाला, इसमें हमारा आते हैं अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें अचीव करने, हमें कुछ हमें रिकॉग्निशन चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सच में हमें मोटिवेट करती है कि हम अपनी लाइफ में अच्छा काम करें, ठीक है। फिर दूसरा होता है हाइजीन फैक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे सैलरी है, कंडीशंस कैसी हैं काम करें, अब जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है नहीं, ये जो होती हैं हम कह सकते हैं सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा प्राइमरी रोल प्ले नहीं करती हमें मोटिवेट करने में। हालांकि अगर ये नहीं है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बट प्राइमरी जो मोटिवेटर्स होते हैं वो हमारे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मोटिवेटर्स ये होते हैं, ठीक है। और सो बोथ टाइप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सेटिस्फेक्शन एट वर्क, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों ही है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, मैकग्रिगोर्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई। देखिए इसमें ये दो व्यूज देते हैं, वर्कर्स को लेके दो व्यूज देते हैं, पहला थियरी एक्स और दूसरी थियरी वाई। इसमें कुछ ऐसे लोग जो कि अपने काम को पसंद नहीं करते हैं, तो उनको क्या करना होता है, उन पर थोड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि वो अच्छे से काम करें। और दूसरे लोग जो होते हैं वो होते काम को एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कर सकते हैं, इन पर हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठा सकते हैं क्योंकि काम को एंजॉय करें। जबकि वो लोग जो एंजॉय नहीं करते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। बस उन्हें ये बताया। और ये बताया कि मैनेजर्स who believe in theory Y creates a more positive एंड मोटिवेटिंग वर्क इन्वायरमेंट, क्योंकि ये अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ज़बरदस्ती या डिसलाइक नहीं कर रहे अपने काम को, इसलिए। फिर हम बात करेंगे मैक्लेलांड्स नीड थियरी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें ये बोलते हैं कि जो लोग हैं वो मोटिवेट होते हैं तीन मेन नीड्स की वजह से। अब वो क्या है, पहला रहेगा नीड फॉर अचीवमेंट। ये होता है कि खुद सक्सेस पाने की डिज़ायर होती है लोगों को, ठीक है, डिज़ायर टू सक्सीड। दूसरा रहता है कि नीड फॉर पावर, जहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने की डिज़ायर होती है, ठीक है, दूसरे लोग उनसे इन्फ्लुएंस रहें, उन पे उनसे वो उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये उनकी होती है नीड फॉर पावर, जहाँ वो पावर चाहते हैं। फिर होता है नीड फॉर एफिलिएशन, जहाँ पे ये जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डेवलप करने की इनकी ज़्यादा डिज़ायर होती है कि डिज़ायर फॉर फ्रेंडली रिलेशन, लोगों से अच्छे से रिलेशन को मेंटेन करके रखें, ठीक है। और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डोमिनेंट नीड्स, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड हो सकती है। तो मेनली इन्होंने तीन नीड्स के बारे में बात की थी। फिर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेंसी थियरी। ये थियरी हमको विक्टर व्रूम ने दी थी, ठीक है। इसमें इट सेज दैट पीपल आर मोटिवेटेड व्हेन दे बिलीव, क्या बिलीव करते हैं कि देयर एफर्ट्स विल लीड टू गुड परफॉर्मेंस, कि अगर वो एफर्ट करेंगे तो उनका उनका तो वो अच्छे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होगा, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस वो करेंगे तो उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। तो बेसिकली लोग यहाँ पर जो है वो काम अच्छा इसलिए करते हैं ताकि उनको अच्छे रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। तो यही एक मोटिवेशन होती है कि वो अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छा काम कर रहे होते हैं। इक्विटी थ्योरी में क्या है, इक्विटी थ्योरी में यहाँ पे फेयरनेस पे फोकस किया गया है, इक्वालिटी हम कह सकते हैं, इक्विटी, ठीक है। पीपल कंपेयर देयर एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड विद अदर, मतलब लोग अपने एफर्ट्स को, अपने जो उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो दूसरों से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जहाँ पर उन्हें लगता है कि उनके साथ में फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, वे दे फील ट्रीटेड फेयरली, तो वहाँ पे वो मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ में पार्शियलिटी हो रही है, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिससेटिस्फाइड रह जाते हैं अपनी जॉब से, ठीक है। तो इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि हमने यहाँ पे मोटिवेशंस को बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा, ठीक है। हमने देखा कि किस तरीके से अगर हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं तो जो मैनेजर है, टीचर जैसे लोग हैं, वो किस तरीके से मोटिवेशन को और अच्छा बना सकते हैं लोगों के अंदर, ठीक है। और मोटिवेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या हमें सेटिस्फेक्शन देने के लिए, पूरा ओवरऑल सक्सेस के लिए, ठीक है। हमने यही पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ define human development, discuss the major issues in the study of human development and describe the various periods of development, okay। सबसे पहले देखते हैं definition of human development. It refers to the process of growth and change that occurs
इन अ पर्सन फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। वही चीज़ बताई गई है कि आपके बर्थ से लेके ओल्ड एज तक जो भी आप में डेवलपमेंट हुई है, चेंजेस हुए हैं, ग्रोथ हुई है, ठीक है, वेदर इट्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, उसी को हमने एक ह्यूमन डेवलपमेंट बोला है, ठीक है। अब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप होती है आपके पूरे जीवन भर, ठीक है। एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी मतलब जो हम इनहेरिटेड होती है हमारी चीज़ें, जो हमने पेरेंट्स से, जीन से, जो हमें बचपन से है वो हमारी चीज़ें वो, और इन्वायरमेंट, ठीक है। ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्प्स अस एंड अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक, फील, बिहेव एंड इंटरेक्ट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। अब समझते हैं दूसरी चीज विच इज मेजर इश्यूज इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इश्यूज क्या आते हैं हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में? अब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग देते हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके। तो वही पढ़ते हैं कि नेचर वर्सेस नेचर, सॉरी नर्चर। देखिए, नेचर वर्सेस नर्चर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका नेचर वाला पार्ट है हेरिडिटी, जो आप बचपन से जिस चीज़ों के साथ में आप पैदा हुए हैं वो, और नर्चर मतलब होता है एनवायरनमेंट, जो आपकी सराउंडिंग से जो आपने सीखा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये देखें कि इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चे आपने देखा होगा बचपन से मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कुछ लोगों को लास्ट तक मैथ समझ में नहीं आती है। तो अब इसको हम क्या बोलें कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, या जो बच्चे मैथ्स में अच्छे उन्होंने उनको काफ़ी एजुकेशन अच्छी मिली है स्टार्टिंग से ही, या कि वो पैदा ही उस इंटेलिजेंस के साथ हुए हैं, तो ये चीज़ बताई गई है, ठीक है, ये इशूज़ हैं। फिर दूसरा है कि कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। इसमें ये होता है कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो स्मूथ कंटिन्यूस प्रोसेस है या फिर ये स्टेजेस में होती है। मतलब ये कि डेवलपमेंट, जैसे आपने ये चाइल्ड है तो ये ओल्ड, अब ये चाइल्ड से ओल्ड एडल्ट हुआ फिर, ठीक है। तो इन सब स्टेजेस में एक हमारा पूरा ग्रेजुअल प्रोसेस होती है कि इस तरीके से जा रहा है। पर स्टेज में क्या होता है कि इस दौरान जो डेवलपमेंट हुई है ये इन्फ्लुएंस करेगी इस वाली डेवलपमेंट को, और ये इन्फ्लुएंस करेगा इस वाली डेवलपमेंट को। तो ये स्टेज हो गया। अब हमें ये पता नहीं होता कि कंटिन्यूटी होती है डिसकंटिन्यूटी होती है इस डेवलपमेंट में। अब स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, इसमें क्या है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कोई शाय बच्चा है, ठीक है। अब ये बच्चा बड़े होकर क्या करेगा, कॉन्फिडेंट बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज आ गया, या स्टेबिलिटी है वो वैसे का वैसा रहेगा। ये सारे इश्यूज हैं। और फिर लास्टली क्या है हमारा ये यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट। यूनिवर्सल मतलब कि सबके लिए सेम, मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट सबके लिए सेम है, या फिर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डेवलपमेंट भी चेंज होती है, ठीक है। डेवलपमेंट इज सेम फॉर ऑल और डिफर बेस्ड ऑन कल्चर, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, लोगों के जो सराउंडिंग है उसकी चेंज होने से उनकी डेवलपमेंट भी चेंज हो जाती है क्या, ये सब चीज़। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि पीरियड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पे स्टेजेस देखेंगे, तो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस, ईच विथ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पढ़ते हैं पहला, प्रीनेटल पीरियड और बिफोर बर्थ प्रीनेटल, ठीक है। अब इसमें वही आता है कि आपकी कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का जो पीरियड रहता है उस दौरान जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर वूम्स, ठीक है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर फिजिकल ग्रोथ। वही चीज़ होती है, इसलिए जो मदर खाती है पीती है क्या सोचती है कि उसकी मेंटल स्टेट उस टाइम पे उसकी बेबी पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। फिर हम बात करते हैं इन्फेंसी की। ये अर्ली स्टेज होती है आफ्टर बर्थ, ठीक है, 2 साल तक के बच्चों की। इन्फेंसी में जो बेबीज होते हैं वो बेसिक स्किल सीखते हैं, जैसे कि चलना, थोड़े 2-4 वर्ड बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस टाइम पर वो केयर गिविंग अच्छी दी जाए ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो। फिर आते हैं अर्ली चाइल्डहुड पर, जो कि 2 से 6 साल के बच्चों की होती है। यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीखते हैं बच्चे, 6 साल तक के बच्चे आराम से भाषा सीख जाते हैं, ठीक है। छोटी मोटी स्किल्स आ जाती हैं, हैबिट डेवलप हो जाती हैं, और लोगों से बात करना भी सीख जाते हैं थोड़ा बहुत। मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, 6 से 11 साल के बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, ठीक है, स्कूल में फ्रेंड्स बनाते हैं और टीचर से बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं अपनी, ठीक है। और थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस इस एज में आ जाती है लोगों में। फिर एडोलेसेंस आती है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस एज में बहुत ज़्यादा रैपिड फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं, बहुत डेवलपमेंट होती है फिजिकल और इमोशनल। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, जहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, स्पेशली टीनेजर की उनकी आइडेंटिटी क्या है, अपने आप को लेके बहुत अवेयरनेस देखने की कोशिश करते हैं। अर्ली एडल्टहुड में क्या होता है, जो कि 18 to 40 ईयर्स तक होती है, इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जॉब्स को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, फैमिली को लेके, ठीक है। और अपने करियर पे, अपने पर्सनल गोल पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। मिडिल एडल्टहुड में क्या होता है
यहाँ पे आप अपने जो करियर है, फैमिली लाइफ, उसमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी फील करने लगते हैं कि आपकी परिवार बन जाता है, आप करियर आपका स्टेबल हो जाता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ आपका फिजिकल डिक्लाइन हो जाता है, मतलब हेल्थ में इश्यूज आना, ठीक है, आपको कुछ मतलब ऑब्वियसली 40 से 60 साल का उम्र में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, ठीक है। लेट एडल्टहुड में आप 60 साल की उम्र या उससे ऊपर में आते हैं, उस डेवलपमेंट को देखते हैं जहाँ पे लोग बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, उनके हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं बहुत सारे, ठीक है, और बहुत नॉलेज आ जाती है, इतना जब उन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है, तो बहुत विजडम आ जाती है उनमें। कंक्लूजन यही है हमारा, देखिए इसमें कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हमारे बहुत अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, वही फैक्टर्स हमने अभी पढ़े भी। Understanding its stages and issues help us better understand human behavior and growth at एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। तो वही चीज़ है कि हमको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस किस तरीके से क्या क्या इश्यूज आते हैं उन स्टेजेस में, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज डिफाइन लर्निंग एंड डिस्कस वेरियस थियरीज ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो देखिए, लर्निंग इज द प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन गेन्स न्यू नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और प्रैक्टिस। हम अपनी लाइफ में थ्रू आउट आर लाइफ हम सीखते ही हैं, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, कुछ हम पढ़ाई करते हैं उससे सीखते हैं, कुछ हम प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। और वही चीज़ बताई गई है कि ये हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारी थिंकिंग है, इस तरीके से सोचते हैं हम, उन सबको चेंज करती है हमारी लर्निंग, ठीक है। अब इसमें थियरीज इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हमारी थ्योरी रहेगी बिहेवियरिस्ट थ्योरी, ठीक है। अब इस थ्योरी में फोकस किया गया हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पर, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि लर्निंग हैपेंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमारी जो लर्निंग है, हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा बर्ताव है, उसमें चेंज आता है हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो हमारे सराउंडिंग में चीज़ें हैं उनकी वजह से। कैसे, अब देखें, पहला आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिक कंडीशन में आपको सिंपली यहाँ पे बता दूं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है, एक डॉग एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे एक कुत्ता था, ठीक है, मान के चलिए मैं कुत्ता को कैसे ड्रॉ करूँ, ये डॉग है, ठीक है। अब इस डॉग के सामने हमने एक बोल रखते जिसमें इसका खाना था, ठीक है। अब हम करते क्या है इस एक्सपेरिमेंट में कि इसको खाना देने से पहले बस एक बार बेल बजा देते हैं, ठीक है। एक बार बेल बजा दी, उसके बाद में इसके सामने बोल रखते हैं इस कुत्ते ने खाना खा लिया। अब ये चीज़ हम रिपीटेडली 7-8 दिन के लिए करते हैं, ठीक है। 7-8 दिन तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मान के चलो 4-5 दिन के लिए हम लोग करते हैं। और उसके बाद में जब 6th डे आएगा, ठीक है, और ये कुत्ता बैठा है और अभी हमने बोल नहीं रखा है इसके सामने, बट हमने सिर्फ बेल बजा दी, तो इस कुत्ते का रिएक्शन जो होगा वो वैसा ही रहेगा कि अब इसके सामने खाना आने वाला है, तो ये समझ जाएगा कि ठीक है अब मुझे फूड मिलने वाला है। तो ये चीज़ क्या है कि हमने इसके बिहेवियर को एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब यहाँ पे घंटी के बारे में बात की जा रही है कि हमने एक घंटी बजा दी, अब इस कुत्ते को समझ में आ गया कि हाँ मुझे खाना मिलने वाला है, तो इसका बिहेवियर जो है, ठीक है, मान के चलो टेल को वैगल करना लगेगा कि चलो खाना मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ये करने लगेगा क्योंकि इसे पता है कि बेल बजने के तुरंत बाद मुझे खाना मिलता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। यहाँ पे इट एक्सप्लेन्स लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, जोड़ से, किसके जोड़ से, बेल के, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग लर्न्स टू एसोसिएट अ बेल साउंड विद फूड। सेम चीज मैंने आपको बताई और ये इवान पावलोव ने बताया था इसके बारे में। अब देखिए दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, इट एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू हम लर्निंग को एम्फसाइज कैसे करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है। अब ये नेल बाइट करता है, हमें इसकी नेल बाइटिंग की जो हैबिट उसे खत्म करनी है। अब इसमें हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, देखिए हम रिवॉर्ड की हेल्प से ऐसे कर सकते हैं कि इस बच्चे से बोलेंगे अगर आप एक दिन जो है अपने नेल बाइट नहीं करोगे तो हम आपको आपकी फेवरेट चॉकलेट दे देंगे या कुछ भी इस तरीके जो जो से खाने को पसंद है वो दे देंगे, ठीक है। तो ये एक दिन इसने मान के चलो अपने नेल बाइट नहीं किए तो आपने इसको चॉकलेट दी, दूसरे दिन नहीं किए तो भी आपने चॉकलेट दी। तो ये बच्चा जो होगा ना, अब ये सोचेगा कि जब मैं नहीं बाइट करूंगा तो मुझे चॉकलेट्स मिल रही हैं, तो ये क्या करेगा, अब नेल बाइट करना बंद कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और ये खुश हो रहा है उन रिवॉर्ड से। अब पनिशमेंट को कैसे समझे कि मान के चलिए अगेन ये बच्चा है, ये नेल बाइट कर रहा है और आपने कहा कि अगर आप नेल बाइट करोगे तो मैं आपको खेलने के लिए बाहर नहीं जाने दूंगी ग्राउंड में, ठीक है, ये अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पाएगा। तो ये आपने क्या किया है, पनिशमेंट दिया है इसको, और ये अब क्या करेगा, जब नील नेल बाइट करना बंद कर देगा ये सोच कर, क्योंकि अगर अब मैंने किया तो मुझे फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया रिवॉर्ड और पनिशमेंट का। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट रिवॉर्ड्स इंक्रीजेस द डिजायर्ड बिहेवियर, मतलब फिर वो वही जो हम चाहते हैं कि ऐसा करे वो करने लगे अगर हम इसको रिवॉर्ड देंगे। और पनिशमेंट के थ्रू जो अनवांटेड बिहेवियर हम चाहते कि ये ना करे तो वो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
दिस थियरी हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन शेपिंग बिहेवियर। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट किस तरीके से हमारे बिहेवियर को बदलने के लिए बदलने की कोशिश करता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉग्निटिव थियरी की। देखिए कॉग्निटिव थियरी में क्या है, इट फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कॉग्निटिव का मतलब ही होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू मेंटल, ब्रेन, है ना, जहाँ पे हम थोड़ा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। इट बिलीव्स दैट लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट बिहेवियर बट ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मतलब यहाँ पे समझ के बारे में थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो लर्नर्स हैं एक्टिवली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जो नॉलेज इनको मिली है अपने दिमाग में उसको स्टोर करके रखते हैं। और इनसाइट लर्निंग जो वोल्फगैंग कोहलर ने दी थी, शोज दैट लर्निंग कैन हैपन सडनली थ्रू अंडरस्टैंडिंग। जब हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादा बेटर लर्न कर पाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए वही है कि देखिए पजल्स जो है, आप पजल को अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सॉल्व तो कर लेते हैं ना, तो वही चीज़ बताइए कि कॉग्निटिव लर्निंग यही है कि आप समझते हो चीज़ों को और उसके थ्रू ही आप सीख रहे हो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में क्या है, यहाँ पर ये बताया गया कि जो लर्नर्स होते हैं, जो सीख रहे इंसान होते हैं, वो अपने नॉलेज जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। जो भी उन्हें जो भी उन्हें समझ होती है वो खुद जनरेट कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे। ठीक है, तो जो लर्निंग होती है यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, मतलब ये कि स्टूडेंट खुद एक्सपेरिमेंट के थ्रू, खुद ही अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें सीख रहे होते हैं। ठीक है, न्यू नॉलेज इज बिल्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज एंड टीचर यहाँ पर चीज़ें आपको सिर्फ बता नहीं रहे, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे यहाँ पे, बल्कि आपके गाइड का काम कर रहे हैं। आपको जहाँ हेल्प चाहिए टीचर आपके साथ में होंगे, बाकी पूरा काम जो है वो आप खुद ही करोगे। तो स्टूडेंट लर्न बेटर बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स रादर देन ओनली लिसनिंग टू लेक्चर्स। तो यहाँ पर ये बताया गया कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में कि यहाँ पर जो मेन रोल है वो उन्हीं का है जो सीख रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी की। दिस थ्योरी emphasize learning through observation and imitation। ये देखिए एल्बर्ट बेंडुरा ने इसके बारे में बात की थी। तो जो लोग हैं वो दूसरों को देखकर, ठीक है, उनसे सीखते हैं, ये बताया गया इसमें। तो पीपल लर्न बाय वाचिंग अदर्स। तो रोल मॉडल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसी टाइम पे। अटेंशन, मेमोरी, मोटिवेशन। अब जैसे जो चाइल्ड है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को देखकर, जो उसका आइडल होगा वो उसको देखकर बहुत कुछ सीखता है। वही चीज़ बताएगी कि सोशल लर्निंग थ्योरी जहाँ पे हम लोग दूसरों से ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपनी इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में क्या है, इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे, देखिए लर्निंग इज ड्रिवन बाय इंडिविजुअल नीड्स एंड गोल। हमारी क्या नीड्स है, हमारे क्या गोल्स हैं, उससे ही ड्राइव होकर हम सीखते हैं। ठीक है, उसी जैसे कि मान के चले कि मेरे जो गोल्स को फुलफिल करने वाली लर्निंग्स होंगी, मैं सिर्फ उनको सीखूंगी। इट एम्फेसाइज इमोशंस, फीलिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन। इब्राहिम इसमें मास्लो और कार्ल रॉजर्स भी इस थ्योरी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारा रहेगा कि जो स्टूडेंट है लर्न बेटर व्हेन दे फील सेफ, रिस्पेक्टेड और मोटिवेटेड। ठीक है, जहाँ पर उनको लगेगा कि हाँ एक रीज़न है, आई एम मोटिवेटेड और ये मेरे लिए सही रहेगा और यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, मेरी पर्सनल ग्रोथ यहाँ पर है, तो वो चीज़ें आराम से सीख सकते हैं। अब कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि देखिए लर्निंग इज अ कंटिन्यूस एंड एसेंशियल प्रोसेस इन ह्यूमन लाइफ। अब देखो लर्निंग तो हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है ही, हम लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपनी लाइफ में। फिर हमने बहुत सारी थियोरीज भी पढ़ी, अलग अलग थियोरी अलग अलग पर्सपेक्टिव को दिखाती हैं। तो अगर हम इन सब अंडरस्टैंडिंग्स को देख लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को समझ लेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम अपनी जो बाकी लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, यही चीज़ बताई गई है। तो ओके गाइज, यहीं तक हमारे सारे टॉपिक थे, तो हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए आज के। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो आप वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, और ध्यान से आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्लास अपडेट्स हैं वो वहीं वहीं पर आपको शो होंगी, तो उसको ध्यान से ज्वाइन कर लेना। ओके, तो ओके गाइज, थैंक यू।